भारतहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। भारत चीन सीमा को लेकर जो विवाद चल रहे हैं, उसमें बहुत सारे सवाल हिंदुस्तान के लोगों के, आम आदमी के मन में चल रहे हैं। क्या भारत की सीमा चीन ने घुसपैठ की है? क्या यथास्थिति बनाए रखने की कोशिशें जो चल रही हैं वो कामयाब हो पाएंगी? क्या भारत और चीन के बीच में युद्ध हो सकता है? क्या इस स्थिति में भारत की जो फौज है वो पूरी ताकत के साथ जीत सकती है, या हमें क्या करना चाहिए, आगे क्या रणनीति अपनानी चाहिए, सामरिक नीति अपनानी चाहिए? इस सब पर चर्चा करने के लिए एक बेहद खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ है, जनरल विक्रम सिंह, जो भारतीय सेना के प्रमुख भी रहे, 25वें सेना प्रमुख रहे हैं और चेयरमैन और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी रहे हैं। और सबसे खास बात, उनका चीन से एक बड़ा रिश्ता है फौज को लेकर, कि जो एक नौजवान डॉक्टर बनते बनते फौजी बन गया। 1962 और 65 के युद्ध की स्थितियों के बाद वो डॉक्टर बनने वाले बायोलॉजी और जूलॉजी का जो एक बहुत पढ़ाकू स्टूडेंट जो था, उसने एनडीए ज्वाइन करने का फैसला किया। तो जनरल विक्रम सिंह का फौजी कैरियर भी चीन के साथ शुरू होता है और वो ईस्टर्न कमांड के चीफ भी रहे हैं, जीओसी भी रहे हैं और बहुत लंबा करियर उनका रहा है। और साथ साथ स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग पर उन्होंने बहुत काम किया है फौज में। जनरल सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये मेरे लिए आपसे ज्ञानवर्धन का मौका है कि भारत चीन का जो कॉम्प्लिकेटेड इशू है उसका अभी की तारीख में क्या स्थिति है? जो सिचुएशन के बारे में आप पूछ रहे हैं कि इस प्रकार से मतलब आज क्या हालात देखिए इस वक्त, हाँ देखिए मेरा जो मैं समझता हूँ इस वक्त एक किस्म का स्टेलमेट चल रहा है मिलिट्री, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल के ऊपर। और कारण इसका ये है कि हमने बता दिया है चीन को कि देखिए हम जो स्टेटस को एंटी है, जो हमारी पोजीशन थी 30 अप्रैल 2020 की, वहां पे आप जाएंगे तो इसका हल निकलेगा। उससे शॉर्ट कोई भी जो समझौता चीन करने की कोशिश करेगा वो हमें कबूल नहीं होगा। तो यकीनन इसको लेके जो अब एक किस्म का जो डिस्कशन, नेगोशिएशन, वार्तालाप जो चल रहा है फौज के बीच में डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, अभी देखेंगे इसका क्या हल निकलता है। प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत एक पावरफुल अपना बयान दिया है जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया है कि हम जो हमारे देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी है उसे हर दम के ऊपर उसे बरकरार रखेंगे और हम उसे कभी भी खोने नहीं देंगे। तो इस मैसेज के साथ जो चीन को भी गया है, एक किस्म का मैं समझता हूँ हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि आगे क्या चीन करता है। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि दोनों जो मिलिट्रीज हैं वो आई बॉल टू आई बॉल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं। जैसे आपने देखा होगा, सुनने में आया है, मीडिया ने ही बताया है कि जो फिंगर का इलाका है वहाँ 300 मीटर का इलाका है जहाँ पे दोनों का आपस में फर्क है। तो यकीनन हमारे जवान डटे हुए हैं जब तक चीन अपनी वापस से उनकी पोजीशन थी वहां तक नहीं जाता, ये एक किस्म का इम्पास चलता रहेगा। जी सर, जब आप ये कहते हैं कि 20 अप्रैल 2020 की जो स्थिति है वो स्थिति बरकरार हो, तब तक उसको लेकर बातचीत हो रही है, तो मेरा जैसा जो कम पढ़ा लिखा आदमी है वो ये समझता है कि 20 अप्रैल के बाद कुछ हुआ है, यानी चीनी जो फौज है वो अंदर आई है, उसको आप वापस भेजने के लिए या जो भी स्थिति है हमारे यहाँ पर, हमारे घर में कोई दस्तक उन्होंने दी है, उससे वापस आप भेजने की बात कर रहे हैं, क्या ऐसा समझूं मैं? देखिए विजय जी, आप कम पढ़े लिखे नहीं हैं। आप एक बहुत पहुंचे हुए एक जर्नलिस्ट हैं। नहीं। और मैं आपके इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस की इज्जत करता हूं। देखिए अगर कुछ ना ऐसा होता तो ये सब क्यों चलता? ये जो बयान आ रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि हम ये कबूल करेंगे, तो यकीनन चीन अंदर आया है और आपकी मीडिया ने ही इसको दर्शाया है। कुछ चैनल्स हैं जिन्होंने सैटेलाइट इमेजरी दिखाते हुए बताया है कि किस प्रकार से चीन अंदर आया हुआ है। फिंगर के इलाके में, फिंगर 8 to 4 का जो इलाका है उसके बीच में हमारे भी पेट्रोल जाते थे। लेकिन अभी सुनने में आया है, मैंने किसी फौजी के साथ में बात नहीं की है, मेरा भी जो इंफॉर्मेशन है वो बेस्ड है आपकी मीडिया के ऊपर, और सुनने में आया वहां पे उन्होंने अपनी डिफेंसेस तैयार कर ली हैं, हेलीपैड भी बनाया है। तो ये जब ऐसी कार्रवाई जब चीन कर रहा है तो यकीनन वो अंदर आए हुए हैं और हमारे जवान भी डटे हुए हैं उनको रोकने के लिए, और वहां से एक वक्त आएगा वहां से बाहर निकालने के लिए। सर, आपको जब आप जनरल थे तो आपको सोल्जर कहा जाता था, और आप जो है ट्रुप्स के साथ
जमीन के पर काम करने वाले जनरल्स में से माने जाते हैं। ईस्टर्न कमांड को आपने देखा है, पूरे उस इलाके को आपने समझा है कि गलवान घाटी का चक्कर क्या है, समझ नहीं आती बात। देखिए, गलवान घाटी जो है ये पहले भी काफी डिस्कशंस में आ चुका है। जो हमारी एक स्ट्रेटेजिक रोड है जो कि सब सेक्टर नॉर्थ, जो दौलत बेग ओल्डी, जहाँ पे हमारी एक एयर स्ट्रिप है, फॉरवर्ड स्ट्रिप, और वहाँ हमारे सैनिक वहाँ मौजूद हैं, हमारे सोल्जर्स, हमारी यूनिट्स वहाँ लगी हुई हैं। तो उसको सस्टेन करने के लिए ये जो रोड है, दुर्बुक श्योक और डीबीओ रोड जो है, ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक, बहुत ही अहमियत रखने वाली सड़क है। और जब वो गलवान घाटी में आ जाएगा तो वो इसको इंटरडिक्ट कर सकता है। इसके लिए गलवान का जो इलाका है वो बहुत ही अहमियत रखता है हमारे लिए, उसको पकड़ना निहायत जरूरी है। जहां तक सुनने में आया है, जो कि मैं डिस्कशन सुनता रहा हूँ वेरियस टीवी चैनल्स के ऊपर, उसके तहत वो वहां पे हमने उसको पीछे पुश कर दिया है। लेकिन बाकी कुछ जगह हैं जहां पे सुनने में आया कि वो अभी भी वहां पे, जैसे मैंने आपको फिंगर 4 का बताया है कि वहां तक वो आए हुए हैं। तो अभी कुछ इलाकों में मतलब चीनी फौज है हमारे इलाकों में, जिसको लेकर बातचीत चल रही है, स्टिल में बना हुआ है। हाँ जी, अगर ना होता तो बातचीत क्यों होती, सीधी सी बात, मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ ना। ये तो एक बड़ी लॉजिकल डिडक्शन है, आप मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं, लेकिन टीवी के ऊपर ये आ चुका है कि समझना चाहता हूँ, आपसे समझना चाहता हूँ। हाँ, नहीं वो देखिए, नहीं तो अगर ये ना होता, वो इलाका जिसको कि हम समझते थे हमारा है, वो समझते अपना है, वहां जो आके बैठ गए हैं, तो जो भी चल रही है या बातचीत डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल के ऊपर, ये ना होती अगर कुछ ना हुआ होता। तो मैं तो एक लॉजिकल डिडक्शन ड्रॉ कर रहा हूं कि क्योंकि ये जो वार्तालाप अभी चल रहा है मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, ये है क्योंकि वो हमारे इलाके में आए हुए हैं जो हमें मंजूर नहीं है, हम स्टेटस क्वो एंटी चाहते हैं। बिल्कुल सर, कोर कमांडर्स की जो बैठकें हुई हैं अभी तक, लंबी लंबी मीटिंग्स हुई हैं, क्या आपको लग रहा है कोर कमांडर्स की मीटिंग पर या मिलिट्री लेवल की मीटिंग से ये मसला हल हो सकता है, अभी आपको लग रहा है? देखिए, मैं जहां तक समझता हूं, चीन का ये एक मिसकैलकुलेशन था, और इसके ऊपर मैंने लिखा भी है, कुछ रोज पहले मेरा एक आर्टिकल भी आया था। मिसकैलकुलेशन इस प्रकार से है कि चीन काफी देर से जो उसकी एक कोर्सिव डिप्लोमेसी है और एक एक्सपेंशनिस्ट जो उसका नजरिया है, वो उसका इस्तेमाल कर रहा था। उसने कभी समझा नहीं था कि जो इंडिया से उसे एक पॉलिटिको मिलिट्री एक तगड़ा जवाब मिलेगा, उसने उसके बारे में कभी सोचा नहीं था। वो सोचता था कि चलो चुप करके बैठ जाएंगे और कुछ नहीं होगा। और कारण ये क्यों चीन ने किया, चीन इस वक्त जो है, जी जिनपिंग जो उनके जो प्रेसिडेंट हैं, वो काफी एक टेंस मोमेंट में से गुजर रहे हैं। से कहते हैं उन्हें स्लीपलेस नाइट्स उनकी हैं आजकल, क्योंकि देखिए उनकी इकोनॉमी का बड़ा बुरा हाल है, डाउनवर्ड उसका स्पाइरल है इकोनॉमी का, जॉबलेसनेस है, जो उइगर्स का जो जिंकियांग प्रोविंस के अंदर जो मुसलमानों का माइनॉरिटी कम्युनिटीज का जो प्रॉब्लम है वो चल रहा है, हांगकांग में, तिब्बत का, ताइवान का। तो साथ ही साथ जो पेंडेमिक है, ये दुनिया जानती है कि ये उन्होंने इसको वुहान से निकाला है। तो उनकी जो एक लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी थी पेंडेमिक की तरफ से नजरिए से भी, उसका एक बड़ा लैकेडायस्कल अप्रोच था। ये सब चीजें मिला के आज एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का उनके ऊपर काफी दबाव है। एक तो ये हो गया। दूसरा, जो इंटरनल उनके हालात हैं वो भी इतने ठीक नहीं है। जो सीपीसी है, जिससे कि ये चेयरमैन भी हैं, चेयरमैन बनके फिर ये प्रेसिडेंट बने थे, 2012 में ये चेयरमैन बने थे सीपीसी के, उसके बाद में 2013 के अंदर जी जिनपिंग प्रेसिडेंट बने थे चीन के। तो वो जो है उसका भी जो एक हाई हैंडेड एटीट्यूड था, एक बहुत ही सख्त नजरिए से, जो वो एक एब्सोल्यूट लॉयल्टी जो मांग रही थी इनकी सीपीसी, उनके जो वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन, उनके जो ऑफिशियल्स हैं, मिलिट्री के जो बंदे हैं, तो तकरीबन 1.2 मिलियन लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, जो कि जी जिनपिंग ने 2013 से लेकर 15 तक उनको इम्प्रिजन किया है और उनको वहां से अपनी नौकरियों से निकाला है। तो एक जो ऐसी सख्ती वाला जो माहौल एक लीडर, एक देश का जो मुखिया है, जो करता है, तो यकीनन एक टर्बुलेंस क्रिएट होता है। तो वो जो टर्बुलेंस आज चीन के अंदर है, वो आज वो ठीक नहीं है सीपीसी के लिए, ना वो जी जिनपिंग की जो पोजीशन है उसके लिए वो ठीक है। तो उस जो इस वक्त उनके जो लोग हैं वहां के, उनकी नजर को भटकाने के लिए उन्होंने ये कार्रवाई की थी। लेकिन मैंने बोला ना, ये मिसकैलकुलेशन थी। वो शायद कहीं और करते तो चल जाता, वो करते रहे, साउथ चाइना सी के अंदर चल गया, ठीक है। लेकिन इंडिया के साथ में जब उन्होंने किया तो उनको शायद भारा पड़ गया। अभी उनको समझ नहीं आ रही क्या करना है। और जहां तक मुझे लगता है कि इसका हल तब निकलेगा जब, क्योंकि हमने तो हटना नहीं है अपनी पोजीशन से, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया है
ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि आर्मी जो है अपनी जगह पे डटी रहेगी और कार्रवाई करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है। तो अभी जब हम वहां पे हैं हम डटेंगे, लेकिन अगर चीन को वहां से निकलना है तभी इसका हल होगा। तो चीन को एक फेस सेवर चाहिए होगा। अभी वो फेस सेवर क्या है, चाहे वो रशिया को बीच में इन्वॉल्व करता है, क्योंकि रशिया के साथ में हमारे ताल्लुकात भी ठीक हैं, चीन के भी जो ताल्लुकात ठीक है, क्योंकि रशिया और चीन का एक नेक्सस है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ है। तो चाहे वो शायद ये जो कॉमन एक रीजनल पावर है, और मैं कहूंगा एक ये भी ग्लोबल पावर है रशिया, शायद इसका इस्तेमाल करे एक किस्म का एक सिचुएशन क्रिएट करने के लिए, यहाँ से ये विड्रॉ कर जाए और ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स आ जाए। लेकिन मुझे ये लगता है ये थोड़ा लंबा कार्रवाई चलेगी, ये जल्दी हल नहीं होने वाला है। सर, आपका अनुभव स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग पे काफी रहा है, पर्सपेक्टिव स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग पर आपने बड़ा काम किया है मिलिट्री के अंदर, और कारगिल में के वक्त भी आप रहे, एक्टिव रहे। क्या आपको लगता है आज हमारी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग क्या होनी चाहिए फौज के लेवल पर? किस तरह से हम कर सकते हैं? क्या हमें जंग के लिए तैयार रहना चाहिए? क्या होना चाहिए? आमतौर पे कहा जाता है मिलिट्री को डेटरेंट फॉर वॉर। बिल्कुल, देखिए ऐसे है कि जो स्ट्रेटेजी है ना वो अभी दो नजरियों से देखनी पड़ेगी। एक तो ग्राउंड लेवल के ऊपर अभी जो हालात हैं उनको सुलझाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उसके लिए तो मैं यही कहूंगा कि जो पीस है उसको पूरा चांस देना चाहिए। जो जो नॉन जो किनेटिक मीन्स हैं, यानी कि फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए कुछ हासिल करने के लिए, वहां से उनको डिसलॉज करने के लिए, वो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। उससे पहले हमें एक्सप्लॉइट करने हैं जितने भी नॉन किनेटिक हमारे ऑप्शंस हैं उनको, डिप्लोमेटिक और हमारे जो बाकी देश हैं उनको बीच में मिलाते हुए इनडायरेक्टली। ये एक बायलैटरल इशू है, हम इसमें किसी की दखलंदाजी नहीं कबूल करते हैं। और दूसरी बात यह है कि मिलिट्री लेवल के ऊपर भी ये कार्रवाई चलती रहेगी, ताकि हम ऐसी पोजीशन में रहें कि और चीन हमारे जो डिप्लॉयमेंट है उसको एक्सप्लॉइट ना कर सके, और हमारे में यह काबिलियत हो कि हम डील कर सकें सिचुएशन के साथ में, और जो एस्केलेशन होगा उसको भी हैंडल कर सके। साथ ही साथ हमने देखना है कि चीन हमेशा अपना जो है साइबर जो वॉरफेयर है उसका इस्तेमाल करता है। उसके साथ में हमें अपने जो हमारे फायर वॉल्स हैं, हमारी जो डिफेंसिव और ऑफेंसिव जो कैपेबिलिटी है उसका हमने ठीक इस्तेमाल प्रयोग करना है निचले लेवल के ऊपर। और साथ ही साथ मिलिट्री लेवल के ऊपर हमने अपनी नजर पाकिस्तान की तरफ भी देखनी है। और ये आपने देखा होगा जो प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया है, एक बहुत ही बेहतरीन जगह को चुन के दिया, क्योंकि वो एक मैसेज था चीन की तरफ भी और पाकिस्तान की तरफ भी, दोनों तरफ मैसेज था। और हमें पाकिस्तान को भी ध्यान रखना है जरा। हाँ जी, बहुत से लोगों ने कहा कि गलवान जाना चाहिए था प्रधानमंत्री को, नीमू क्यों गए? वो तो बॉर्डर से बहुत दूर है, कहाँ पहुंच गए? और चीन का नाम नहीं लिया भाषण में, अपने संबोधन में। देखिए ऐसे है, इन चीजों के ऊपर बयान करना बड़ा आसान होता है, लेकिन मैंने एक चीफ होने के नाते, फॉर्मर चीफ होने के नाते, एक पॉलिटिको मिलिट्री जो अरीना है उसके अंदर ऑपरेट किया है। और इसको ये जो अरीना होता है विजय जी, ये बड़ा अनसर्टन, बड़ा वोलेटाइल, बड़ा कॉम्प्लेक्स, बड़ा एम्बिगुअस अरीना होता है। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो है वो ग्रे जोन में होती है आमतौर पे, व्हाइट और ब्लैक नहीं होता है उस लेवल के ऊपर। व्हाइट और ब्लैक होता तो अभी तक हल हो गया होता है इसका। तो ग्रे जोन के अंदर डिसीजन जो लेना है, ये बड़े जो चीजें हैं, मूल सिद्धांत हैं, उनको मद्देनजर रख के की जाती है। मैं ये देखिए, अगर वो आगे जाते, लोगों ने कहना था आगे क्यों गए। देखिए एम था उस लेवल पे एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग का। तो जो स्ट्रेटेजिक मैसेज जब एक स्ट्रेटेजिक लीडर देता है, एक देश का जो मुखिया है जब देता है, प्रधानमंत्री जी जब देते हैं, तो वो स्ट्रेटेजिक प्लेन के ऊपर जाता है। वो उस इलाके में जब पहुंच गए, वो टैक्टिकल लीडर नहीं है कि वो एलएसी के ऊपर जाके बैठ के बयान देंगे, गलवान वादी में पहुंच के बयान देंगे। ये लोगों को समझना चाहिए। तो ये बयान उस स्टेट से आया है, और लद्दाख की जो हमारी जो यूटी है वहां से आया है। और मैं कहूंगा एक ठीक मैसेज गया है और ठीक जगह से गया है, और दोनों तरफ गया है, चीन की तरफ भी गया और पाकिस्तान की तरफ गया है। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा, क्योंकि गलतियां कोई भी निकाल सकता है कि वहां क्यों नहीं गया, वहां क्यों नहीं गया, लेकिन उस लेवल पे डिसीजन लेना एक बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसकी जो कैस्केडिंग इफेक्ट है, उसकी जो सेकंड थर्ड ऑर्डर जो इम्प्लीकेशंस होती हैं, उसके बाद में डिसीजन के बाद में क्या क्या होगा, इन सब को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई की जाती है। तो ये डिसीजन मैं कहूंगा ये ठीक था, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। आपने कहा कि डिसीजन तो ग्रे एरिया में होता है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, लेकिन आपको एक्सपीरियंस होगा कि डिसीजन भले ही ग्रे एरिया में हो, क्रिटिसिज्म ब्लैक एंड व्हाइट होती है। 2013 का आपने जिक्र किया, 2013, फिर आपने कहा दौलतबाग ओल्डी का जिक्र आपने किया रिपोर्ट का। तो 2013 15 अप्रैल 2013 को जो कुछ हुआ,
हमारे दौलत बाग ओल्डी पर, और उसके बाद जो सरकार ने, आप उस समय आर्मी चीफ रहे, जो फैसला हुआ और हमने जंग नहीं की, उसको लेकर इंडियन पार्लियामेंट में, भारतीय संसद में जिस तरह का हंगामा हुआ और सरकार को भी घेरा गया, उस सब को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि उस समय हमने जंग को टाल दिया था, आपने कहा कि वॉर इज लास्ट रिजॉर्ट। देखिए विजय जी, जो जो पॉलिटिकल जो स्लगफेस्ट वगैरह चल रहा है आपस में इनका, वो मैं उसके अंदर बयान नहीं करूंगा। मैं जब चीफ था तभी मैं पॉलिटिकल अरीना से दूर रहा हूं, और अभी भी मैं रिटायर होने के बाद भी मैं जो पॉलिटिकल जो जो कार्रवाइयां उसके ऊपर कभी भी टिप्पणी नहीं करता। तो मैं ये इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन हाँ, आपने जो बात की पहले की वो ग्रे जोन के अंदर करते हैं लेकिन व्हाइट एंड ब्लैक डिसीजंस होती हैं, नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐसे हालात के अंदर जो स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी 3 चीजों से बनती है, एंड्स, वेज और मीन्स से। एंड्स हमें पता क्या है, मीन्स हमें पता है हमारे पास क्या है, लेकिन जो वेज हैं वो इवॉल्व होते हैं। तो इसलिए वो जो इवॉल्व होते हैं, जो जो ये तरीके, उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके एंड स्टेट्स को अचीव करने के लिए, यही एक मैं कहूंगा लीडर के लिए, जो सीनियर मोस्ट लीडर है, तभी तो ये ग्रे जोन में आता है कि किस प्रकार से हमने उसको इस्तेमाल करना है, किनेटिक, नॉन किनेटिक, कॉम्बिनेशन, या वेट करना है, कितना वेट करना है, क्या हमारा थ्रेशोल्ड है। इस करके ये स्ट्रेटेजी जो है वे इवॉल्व होती है। ये आप शुरू से इसको नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए आप देखेंगे कभी ब्लैक में जाएगी, कभी ग्रे जोन में जाएगी, कभी व्हाइट जोन में जाएगी। तो ये इवॉल्व होती है स्ट्रेटेजी ऐसे हालात के अंदर। तो सर, आज के जो हालात हैं, आपको साथ देखकर मेरे से ये लालच नहीं छूटता कि एंड, वेज और मीन्स में आज हम कहाँ खड़े हैं, कौन सी चीजों को कैसे पहुंचाना है। मतलब बिल्कुल सार्वजनिक तौर पर आप भले ही ना बताएं, लेकिन कोई रास्ता दिखाते हैं। जी देखिए, ऐसे है कि मैंने आपको पहले बता दिया था, आपने जब मुझे पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, तो मैंने आपको टेक्निकल लेवल पे पहले बताया था। अच्छा कि आपने मुझे ये सवाल पूछ लिया। और जहां तक सवाल है, देखिए स्ट्रेटेजिक लेवल आर्मी का, वो हमें पूरी अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी अलोंग द कंप्लीट बॉर्डर, ताकि हमें कोई सरप्राइज ना मिल जाए, क्योंकि आप चीन को ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमें अपना गार्ड जो है वो ऊपर रखना पड़ेगा। साथ ही साथ देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि 3 गुना ज्यादा अभी पैसा मिल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, लेकिन उसका वक्त लगेगा। जब वक्त लगेगा तो यकीनन जो कुछ वनरेबिलिटीज हैं वो थोड़ा देर के अंदर हल होंगी। लेकिन मैं आपको विजय जी इतना बता दूं कि, और ये मेरा, मैं ये इस करके बोल रहा हूं कि ये नहीं कि मैं पुराना चीफ हूं सेना का, ये मैं आपको लिख के देना चाहता हूं। हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो जवान हैं, उन्होंने जो अपना ट्रेनिंग पाया है प्रॉक्सी वॉर के अंदर, वो आज हमारा एक जवान चीन के 10 जवानों के बराबर है। इसमें मुझको कोई शक नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं चीन में भी होके आया हूँ। यूनाइटेड नेशंस में जब मैं कांगो में था, मैं मल्टीनेशनल डिविजनल कमांडर था, मेरे नीचे चीनी 2 दस्ते थे, उनका एक मेडिकल और इंजीनियर्स का दस्ता था। मैं काबिलियत जानता हूँ, और मैं ये दोनों आर्मी की काबिलियत देख के आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास वो जज्बा है, ताकत है। और अगर हमारे पास कोई थोड़ी इनएडिक्वेसीज हैं कॉम्बैट वार में, वो आस्ता आस्ता पूरी हो जाएंगी। लेकिन सेना का मनोबल ऊंचा है और वो इस हालात को डील कर सकते हैं। अभी एक और बात, अगर ये लंबी लड़ाई होती है और हमें लॉन्ग टर्म के लिए हमें बैलेंस करना पड़ेगा जो मिलिट्री पावर जो इक्वेशन है रीजन का, उसके लिए, तो उसके लिए जैसे मैं जिक्र कर रहा था अपने कॉलम का, अपने आर्टिकल का, हमें बाइंड करना पड़ेगा कुछ देशों के साथ में, लेकिन उन देशों की क्रेडिबिलिटी देखते हुए। देखिए अभी तो एक प्रेफर्ड ऑप्शन आता है यूएसए का, लेकिन यूएसए का पिछले 5 साल का आप देख नजरिया क्या रहा है। तो हमें बड़ा एक तरीके से चलना पड़ेगा, सोच विचार करके चलना पड़ेगा, ताकि हम कहीं गलती से अमेरिका का फ्रंट लाइन स्टेट ना बन जाएं इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। हमें अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको मद्देनजर रखते हुए हमें बाइंड करना है जो एक्सटर्नल पावर्स है उनके साथ में, रीजन की जो, इस रीजन की जो मिलिट्री इक्वेशंस है उनको बैलेंस करने के लिए। मतलब आप कह रहे हैं कि अमेरिका की मीडिएशन को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और अभी जो खबर आई थी कि अमेरिका अपनी कुछ फौजों को यहाँ पर एशियन रीजन में लाना चाहता है यूरोप से, उस सब का कोई मतलब निकलेगा? देखिए, मैं डिसीजन ली जाएगी एट द लेवल ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप, वो लेगी डिसीजन। पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर डिस्कस होगा तभी होगा। लेकिन मैं पॉलिटिकल लीडरशिप आप जैसे जो काबिल अफसर है उससे सलाह लेकर करती है ना। पॉलिटिकल लीडरशिप कोई प्राइम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर। नहीं विजय जी, मैं कह रहा हूं कि ये डिसीजन जो है, ये जितने प्रोज एंड कॉन्स हैं उनको बंधे रखते कर। देखिए मैं क्यों ये बोल रहा हूं, यूनाइटेड स्टेट्स देखिए
अगर उनका ये वाकया ही इस इलाके में वो इंटरेस्टेड होते तो फिर वो टीपीपी से क्यों निकले? सीधी सी बात है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है उसमें से निकले क्यों, मेरे को समझ नहीं आई। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, सीरिया में देखिए उन्होंने क्या किया। तीसरा, नेटो में देखिए किस प्रकार से वो ट्रीट कर रहे हैं अपने लोगों को, उनके जो अलाइज हैं। तो काफी ऐसी चीजें हैं, अगर हम उनको देखेंगे। मैं नहीं कह रहा गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, गवर्नमेंट को ज्यादा पता होगा। मेरी तो जो ज्ञान है वो तो बेस्ड ऑन ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है, लेकिन उस लेवल के ऊपर काफी आपस में बातचीत होती है और काफी अंडरस्टैंडिंग होती है, जो शायद मुझे नहीं होगी। लेकिन मैं तो जो ओपन सोर्स में जो इंफॉर्मेशन है उसके तहत बोल रहा हूँ कि जिस भी मुल्क के साथ में हम टाई अप करते हैं, हमें उस देश की क्रेडिबिलिटी को देखना है, उसकी कंसिस्टेंसी को देखना है कि वो किस प्रकार से बिहेव कर रहा है इंटरनेशनल एरिना के अंदर। अभी चीन क्यों अभी अपने मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है, मैं कोई बताना चाहता हूँ मुझे। क्योंकि यूएसए जो एक सुपर पावर है, वो अपनी जो उसकी ड्यूटीज है वो निभा नहीं रहा है। सीधी सी बात है। देखिए, जब एक सुपर पावर जो होता है तो उसके कंधे के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो आपको फिर एडिशनल खर्चा भी करना पड़ता है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, आपको थोड़ा ग्लोब के कुछ जो हिस्से हैं उनको पुलिस भी करना पड़ता है, आपके जो अलाइज हैं उनकी मदद भी करनी पड़ती है, ये चीजें देखनी पड़ती हैं। तो मैं नहीं कह रहा, देखिए मैं एक ग्रेजुएट हूँ यूएस आर्मी वॉर कॉलेज की वहां से, और मैंने वहां से स्ट्रेटेजिक स्टडीज के अंदर मास्टर्स किया हुआ है। मैं उनके जो नजरिए को मैं समझता हूँ। हमें देख के चलना पड़ेगा, बड़ा सोच विचार करके चलना पड़ेगा। और दूसरा, देखिए अमेरिका जो है, ये जो वेपन मैन्युफैक्चरिंग देश जो है, ये मार्केट में ढूंढ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए मैं जब अपनी स्ट्रेटेजिक स्टडीज वहां कर रहा था, दो एक बड़ी अहमियत रखने वाली एक ये है इनके वर्ड जो इस्तेमाल करते हैं, कन्फ्लिक्ट इंजीनियरिंग और कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ये दोनों जो चीजें हैं, ये अमेरिकन जो उनकी जो वॉर फाइटिंग स्ट्रेटजी है और एक्सटर्नल जो उनके डायमेंशन के अंदर उनकी जो स्ट्रेटजी रही है, इंटरनेशनल स्ट्रेटजी, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमें यह भी देखना है कि क्या कोई मुल्क जो है इसको फायदा उठा के, देखिए ना, हमने ऑलरेडी साइन कर लिया 38,900 करोड़ का, हमने ऑलरेडी जहाज के लिए वो साइन कर लिया है। तो एक किस्म का जो एक वेपनाइज जो अरीना है हथियारों की सेल का, ये भी एक हिडन एजेंडा होता है देशों का। इसको भी हमने मद्देनजर रखना है कि क्या ये कोई हिडन एजेंडा तो नहीं है किसी देश का हमारे को इंडो पैसिफिक के अंदर लेके जाने के लिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि जो वो हथियार बेचने वाले जो देश हैं, कंपनियां हैं, उनका हिडन एजेंडा भी होता है कि एक टेंशन बना रहे और सरकारें उस पर दबाव में काम करें। आपको ऐसा लगता है? ये यकीनन ये उनकी स्ट्रेटजी रही है। देखिए, मैं जब लेफ्टिनेंट कर्नल था तो मैं सेंट्रल अमेरिका में था। उसके अंदर ये निकरागुआ, एल साल्वाडोर, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला, ये अपना कोस्टा रिका, ये 5 कंट्रीज थी जहां के अंदर जो इलाका था जहां पे जब मैं था। उसके बाद में मैं एल साल्वाडोर में चला गया। अभी देखिए, वहां पे आपको हथियार मिलते थे रूस के भी और अमेरिका के भी, आप समझ रहे हैं। और जो वहां पे जो इंसर्जेंसी शुरू की गई थी, वो दोनों ग्रुप्स ने मिलकर कोल्ड वॉर के अंदर शुरू की थी, यूएसएसआर ने और अमेरिका ने। तो मैं कहना ये चाहता हूं, वैसे कहीं आपको इलाके मिलेंगे ग्लोब के अंदर जहां पे जो कंफ्लिक्ट इंजीनियरिंग, कंफ्लिक्ट सस्टेनमेंट और कंफ्लिक्ट को मैनेज करना, ये जो मुल्क जो हथियार बेचते हैं वो भी करते हैं। मैं नहीं कह रहा कोई ये कर रहा है, मैं सिर्फ कहता हूं इन चीजों को हमने मद्देनजर रखते हुए आगे की कार्रवाई करनी है कि हम किसी के बहकावे में ना आ जाएं। जो हमारी जो अलायंसेस होनी चाहिए रीजन के अंदर, हमने पहले अपने देश की सरहद को देखना है, ठीक है ना। वो देखने के बाद में हमें देखना चाहिए कि हमने इंडो पैसिफिक हमने कैसे देखना है। क्योंकि देखिए, हमारा जो ऑयल है वो तो आ रहा है इंडियन ओशन के बीच में से, चीन का और जो बाकी देशों का जो वहां से ऑयल निकलता है, चीन का 80% ऑयल वहां से निकलता है, 30% वर्ल्ड ट्रेड जा रहा है इंडो पैसिफिक रीजन से। तो वो चीजें देखते हुए हमने देखना है कि हमारा उसमें क्या एडवांटेज है, और यही मेरी बात है, हमें पक्का करना चाहिए। लेकिन मुझे यकीन है कि जो हमारी एक बहुत मजबूत और तकड़ी लीडरशिप है, वो इसको पूरा एनालाइज करके तभी आगे बढ़ेंगे। सर, एक तरफ आपने जिक्र किया हथियार खरीद बेचने वाले देशों का और कंपनियों का, दूसरी तरफ कहा कि हमने 38,000 करोड़ रुपए की कुछ खरीद की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने 3 गुना बजट बढ़ाया है। बहुत सारी खरीद चल रही है। रक्षा मंत्री अभी रूस जाकर आए, वहां पर भी कुछ बातचीत हुई है। ये आप तो इतना समय तक 30 साल 35 साल फौज में रहे, ये कब तक हम आग लगने पर ही कुआं खोदने का काम शुरू करेंगे? देखिए, ये हर डेमोक्रेसी में ऐसे होता है। देखिए, मैं विजय जी आपको बताना चाहता हूँ, पहली बात तो मैंने 42 इयर्स आर्मी में किए हैं, तो काफी 4 डिकेड से ऊपर, 42 इयर्स के बाद में मैं रिटायर हुआ था। तो देखिए, हर डेमोक्रेसी में ऐसे होता है। देखिए,
जो बजट है ये एक जीरो सम गेम है। और देश जो है वो जो उनके जो नागरिक हैं उनकी जो कंडीशंस हैं उनको उभारने के लिए, इकोनॉमी को ऊपर करने के लिए जो प्रायोरिटी डिफरेंट हो जाती है। और सेना को सिर्फ उतना मिलता जितना चाहिए होता है, क्योंकि डिप्लोमेसी जो है डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू हम अवॉइड करते हैं, पॉलिटिकल चैनल्स के थ्रू, कि कोई लड़ाई ना हो। और आप देखेंगे कि ये खामियां हर देश की जो मिलिट्री है उसके अंदर है, ना कि सिर्फ इंडियन आर्मी में। डिप्लोमेटिक लेवल्स की ताकत तो आपसे होती है ना, फौज से होती है। डिप्लोमेटिक लेवल्स की ताकत केवल बातचीत से नहीं होती है। नहीं, देखिए डिप्लोमेटिक जो आप ठीक बोल रहे हैं, काफी हद तक जो एक पावरफुल जो देश एक बड़ी स्टिक कैरी करता है, बिग स्टिक कैरी करता है, तो यकीनन जो डिप्लोमेसी के जो इनिशिएटिव्स होते हैं हमारे डिप्लोमेट्स के, उनको ताकत मिलती है। ऐसी बात आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। लेकिन जो आपने जिक्र किया था हथियार खरीदने का, ये मैं कल एक किसी चैनल पे देख रहा था कि अभी खरीदा नहीं है लेकिन सोच विचार हो रहा है। जैसे जो बातचीत उस स्तर के जो लेवल आप बता रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया, ये अभी सोच नहीं, और ये सोच विचार होता है, हर देश करता है। और आपने देखा होगा हर लड़ाई जब होती है तो तब हम थोड़ी चीजें करते हैं, क्योंकि एक डेमोक्रेसी के अंदर जो सेना के ऊपर जो पैसा खर्च किया जाता है, आमतौर पर आप देखेंगे, आप अम्यूनिशन ले आएंगे, हथियार ले आएंगे, अगर वो इस्तेमाल नहीं होंगे 20 साल में, तो फिर उनको ट्रेनिंग के इस्तेमाल करते हैं, बाद में वो बाहर चले जाते हैं या दूसरे देशों को दे दिए जाते हैं। तो इस करके बड़ा सोच विचार करके जो डिफेंस बजट दिया जाता है। लेकिन आपकी बात ठीक है। एक अच्छी बात ये हुई है कि अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया, उन्होंने 3 गुना जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपना बजट बढ़ाया है। मुझे यकीनन है ये बजट और भी बढ़ाएंगे डिफेंस का, ताकि हमारी डिफेंस इतनी मजबूत हो जाए कि हम जो रीजनल और ग्लोबल पावर की जो एक आर्मी होनी चाहिए वो हम बन जाए अगले और 5-6 साल के अंदर। सर, इसलिए मैंने ये सवाल किया कि एक जमाने पहले जनरल ने माउंटेन स्ट्राइक्स कॉर्प्स का रिकमेंडेशन किया था, जनरल विक्रम सिंह ने, और फिर उसको कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूव भी कर दिया। ठीक है, अब वो कहां पर है? मुझे विजय जी इसका पता नहीं है, आपको सच बताऊं, लेकिन मुझे यकीन है कि जो ये हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं ये बहुत ही पहुंचे हुए हैं, बहुत ही मैं कहूँगा इंटेलेक्चुअली एम्पावर्ड हैं। इसका सोच विचार जरूर करेंगे, अगर इसकी जरूरत पड़ी तो इसको इस्तेमाल बना सकते हैं। लेकिन मेरा नजरिया ये है कि देखिए, हमारे पास काबिलियत है चीन को एक ब्लडी नोज देने के लिए। हमारे पास जो कैपेबिलिटी है वो इस वक्त है। चीन पंगा लेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, ये मैं बता दूं। लेकिन जब भी जंग होती है तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है किसी भी देश की, वो चाहती है कि एट द एंड ऑफ द वॉर फौज जो है कुछ ऐसी मिलिट्री कंडीशंस क्रिएट करके दे जिससे कि जो पॉलिटिकल एंड स्टेट है उसको हासिल किया जा सके। और वो मिलिट्री एंड स्टेट क्या है? मिलिट्री एंड स्टेट है जैसे 90,000 हमने प्रिजनर्स लिए थे पाकिस्तान के, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, वो एक एंड स्टेट है। ट्रैक्ट, लार्ज ट्रैक्ट ऑफ रियल एस्टेट जो दुश्मन की टेरिटरी है उसको हमें हासिल करना है, तो वो एक स्ट्राइक कोर कर सकती है। साथ ही साथ देखिए, कोई भी सेना जो है उसका मुद्दा लड़ाई करने का बाद में आता है, पहले उसका मुद्दा होता है लड़ाई को रोकना और डिटर करना। जब दुश्मन को पता है आपके पास में हथौड़ा है तो दुश्मन पंगा नहीं लेगा, तो वो जरूरत है कि हमारे पास एक ऐसा औजार हो, ऐसी हमारे पास कॉम्बैट पावर हो, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं बैटल ग्रुप में। क्योंकि मुझे पता लगा बाद में कि बैटल ग्रुप्स के कारण उसको आप एक माउंटेन स्ट्राइक कोर बनाइए, लेकिन उसके अंदर उसका जो एप्लीकेशन है वो आप बैटल ग्रुप्स में करिए। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं, मैं एक रिटायर्ड चीफ हूं। आज जो चीफ हैं मेरे से पहले बाद में जो चीफ आए हैं वो बहुत ही आले दर्जे के चीफ रहे हैं, और एक चीफ को रेलेवेंट रहना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ 6 साल पुरानी, तो वो ज्यादा जानते हैं मेरे से। तो जो वो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, अब भी आला दर्जे, और जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है वो भी बिल्कुल ठीक है। आप भी आला दर्जे के चीफ हैं, और अभी भी हमारे आला दर्जे के चीफ ही नहीं है, हमारे फौजी भी आला दर्जे के हैं। मैं उस पर सवाल नहीं कर रहा, लेकिन मैं कंफ्यूज हूं, मैं थोड़ा समझता कम हूं सर। मोटी मेरी समझ है, आप एक तरफ कहते हैं कि हम डेटरेंट है, हमारी जो फौज जो है वॉर के लिए डेटरेंट के तौर पे काम करती है, डेटर करती है। दूसरी तरफ जब युद्ध होता है तब आप खरीदारी करते हैं। तो वैसा जब डिटरेंट ही है तो उसको ताकतवर बनाए रखिए ना, वो बम गोले काम आए ना आए, आपकी ताकत ही तो आपका युद्ध को रोकती है। तो फिर जाते ही युद्ध की शुरुआत होते ही सब्जी मार्केट में क्यों चले जाते हैं खरीदने? कारगिल के वक्त भी ऐसा ही, जैसे मैंने आपको कहा,
देखिए मैंने आपको कहा कि हुआ तो 15 दिन तक रहेगा कि नहीं चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। ये तो मेरे घर जैसी हालत है कि आटा दाल, अब कोरोना हो गया था तो आटा दाल है कि नहीं। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए मैं आपको इतना बता दूं, मैं बात कर रहा था यूनाइटेड स्टेट्स में, जहां मैं 1 साल था उनके यूएस आर्मी वॉर कॉलेज में। उनके अंदर भी काफी खामियां उनके कॉम्बैट पावर में, मैं आपको बता रहा था। क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी के अंदर जो एक बजट है, मैंने बोला जीरो सम है ये, तो उसको बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं इकोनॉमी के ऊपर और आपकी इंडस्ट्री डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड्स, ब्रिजेस, काफी चीजों के ऊपर ये लग जाता है। तो उतना ही दिया जाता है जितनी जरूरत है। लेकिन मैंने आपको जैसे बोला, एक नजरिया अभी जो देखने में आया है प्रधानमंत्री जी की जो उन्होंने बयान दिया उसके तहत, कि अब उन्होंने 3 गुना बढ़ा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। और यकीनन आप देखेंगे और बजट रिएलोकेशंस अभी होंगी ताकि हम आधुनिक हथियार जो हैं उनको ले सकें, हमारा जो कॉम्बैट पावर है उसको हम फेस कर सकें। और दूसरी बात मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो हम अभी मैन पावर की रिडक्शन कर रहे हैं उसे हमें रोकना पड़ेगा। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारे डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स हैं, 15,000 किलोमीटर हमारे लंबे हैं, 7,500 किलोमीटर हमारी कोस्ट लाइन है, हमारे पास 2,000 से ज्यादा आइलैंड टेरिटरीज हैं, हमारे प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, इंसर्जेंसी चल रही है, नक्सल प्रॉब्लम चल रहा है रेड कॉरिडोर में। हमें अपने जो बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए उसके लिए मैन पावर अभी रखना है। और मैं सिर्फ ये कहूंगा कि एक जब ये सब हल हो जाता है, प्रॉक्सी वॉर हल हो जाता है, चीन के साथ में पाकिस्तान में हल हो जाते हैं हमारे बाउंड्री प्रॉब्लम, तब हम एक लीन एंड मीन आर्मी के लिए जा सकते हैं। लेकिन जब तक कि हमारे पास ये चैलेंजेस हैं, हमें एक जो इस वक्त डिस्पैरिटी है कैपिटल और रेवेन्यू के बीच में जो आती है और इसके बाद में उसके ऊपर चर्चा होती है, ये हमें कबूल करना पड़ेगा। तो हमें एडिशनल बजट देना पड़ेगा आर्मी को देखने के लिए कि हम मैन पावर को सस्टेन कर सकें और जो हमारा कॉम्बैट पावर है उसे मजबूत रख सकें। और मुझे यकीन है कि आप देखेंगे ये गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि ये फौज को देंगे। जी सर, फौज को देंगे, लेकिन और हमारे फौज का मनोबल भी बहुत अच्छा है, जैसा आप भी जिक्र कर रहे हैं और सब लोग इसको बहुत भरोसा करते हैं। लेकिन कारगिल के वक्त मुझे याद आ रहा था कि बहुत सारी खबरें आई कि हमारे फौजियों के पास जूते नहीं है, ड्रेस नहीं है, वर्दी नहीं है, वो सब बातें अलग है। लेकिन यदि चाइना से, जिसको हम बहुत अंडरमाइन करते हैं आजकल, उनका रक्षा बजट हमसे 5 गुना ज्यादा है, उनकी जो डिफेंस पावर है वो आप ज्यादा समझते हैं, लेकिन मैंने सुना कि बहुत ज्यादा है, तो केवल नारे लगाकर जिंदाबाद करके ही हम लोग चला लेंगे काम, या कुछ अंडरमाइन करके ही युद्ध जीत जाएंगे? नहीं, देखिए नारेबाजी नहीं, मैं आपको इतना बता दूं, जब एक सैनिक कहता है ना भारत माता की जय या अपना बोले सोनिहाल सत श्री अकाल या जय बजरंग बली की, जब वो अपने रेजिमेंट का जब वो वॉर क्राई बोलता है तो पेट से, दिल से, दिमाग से और मुंह से बोलता है, अपने पूरे जिस्म को लेके। और वो ताकत मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो नहीं कर रहे, ये खोखली नहीं है। नहीं, या आप मेरी बात सुनिए। देखिए आप इस नजरिए से देख रहे हैं, ठीक है, कौन सा देश नहीं जाता है शॉपिंग के लिए जब ऐसे हालात आते हैं। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि आज का जो कॉम्बैट पावर है वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के पास में इतना है कि हम डिफेंड कर सकते हैं अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, अपनी यूनिटी को। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ये हमारे पास वो दम नहीं है, वो दम है। ये सिर्फ ऐसे है कि खामियां होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एम्यूनिशन कम पड़ गया तो और कोई हथियार की जरूरत पड़ गई, एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ गई, तो वो आएगा आस्ता आस्ता। और मैं अभी इतना बता दूं, लड़ाई कल नहीं शुरू होगी, आप मेरे से लिख के ले लीजिए, वक्त लगेगा, उस वक्त के अंदर ये चीजें हमारे पास आ जाएंगी, देखिए ना। तो और मैं आपको इतना भी बताना चाहूँ कि जब तैयार लग रहे हैं, देखिए विजय जी, आपको बताऊं, ये आपको एक समझना पड़ेगा, जंग जब लड़ी जाती है तो इसके कुछ स्टेजेस होते हैं। एक स्टेज इसका होता है सबसे पहले एंगेज करना, एंगेजमेंट और डिटरेंस का फेज होता है, जिसमें दोनों मुल्क जो है वो एक दूसरे को करते हैं, बातचीत करते हैं। जैसे अभी हमारी एंगेजमेंट और डिटरेंस चल रही है, आपने देखा आज एक टीवी चैनल दिखा रहा था, हमारे हवाई जहाज उड़ रहे हैं जी, लद्दाख के अंदर, वो अपना दिखा रहे हैं, उनका टीवी चैनल कुछ और दिखा। हम तो ये दोनों, ये क्या है, ये एंगेजमेंट और डिटरेंस का एक फेज है, ये चल सकता है काफी साल। मैं कल किसी को बता रहा था, ये तकरीबन 2 डिकेड्स चला है ईरान के अंदर और यूएसए के बीच में। ये सिर्फ पिछले साल था जब उन्होंने जो मेजर जनरल सुलेमान हैं उनके जो ईरान के, उनको इराक के अंदर मारा, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो एंगेजमेंट और डिटरेंस का जो फेज है ये लंबा चलता है। इसके बाद में नेक्स्ट फेज आता है सीजिंग इनिशिएटिव, फिर आता है डिसाइसिव ऑपरेशंस। तो ये समझना पड़ेगा। मैं आपके जो
व्यूअर्स हैं ये समझ जाएंगे इससे। तो क्योंकि ये फेज जो है लंबी चलेगी, आप मेरे से यकीन ले लीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से डिप्लोमेटिकली हम जा रहे हैं, बिल्कुल देखिए चीन को इस वक्त वॉर जो है वो सूट नहीं करता है, सवाल नहीं पैदा होता। मैं आपको ये बता रहा हूँ, उनके पास में दम नहीं है, उनकी लीडरशिप बहुत वीक है, उनकी मिलिट्री लीडरशिप जो है, मैं ये आपको बता रहा हूँ, जो बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं उन्होंने ये बताया हुआ है। और जब लीडरशिप चीन की कमजोर है, पीएलए की स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल और टैक्टिकल लेवल के ऊपर कमजोर है, चीन ये पंगा नहीं ले सकता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। लेकिन सर अभी बताया गया कि पाकिस्तान की सीमा पर भी उन्होंने अपनी फौज रख दी है, भारत पाकिस्तान की सीमा की तरफ ही, तो क्या हम टू साइड वॉर के लिए भी तैयार है? और आप कह रहे हैं चीन के लिए युद्ध सूट नहीं करता, भारत के लिए जंग सूट करती है? नहीं, दोनों देशों के लिए नहीं। देखिए दोनों एशियन जायंट्स हैं, दोनों एस्पायर कर रहे हैं ग्लोबल पावर बनने के लिए। और मैंने जो सबसे पहले एक आर्टिकल लिखा था CNN वर्ल्ड के लिए, मैंने ये बोला था कि इसमें बहुत स्पेस है दोनों नेशंस को साइमल्टेनियसली राइज करने के लिए, लेकिन चीन वो नहीं चाहता। अगर वो चीन नहीं चाहता तो फिर पंगा लेके देख ले, तो उसने लिया है, अभी उसको वहां से हटना पड़ेगा। और मैं आपको इतना भी बता दूं, उसने सोचा था कि शायद इंडिया की तरफ से जो एक नजरिया होगा वो बड़ा टिमिड होगा, लेकिन यहाँ से तो दूसरा पड़ गया इसको जो देने के लेने पड़ रहे हैं, लेने के देने पड़ रहे हैं जो कहते हैं आप। तो अभी वो चीन ढूंढेगा एक फेस वहां से निकलने के लिए। तो हमारा टू वॉर, यस, ये 2.5 फ्रंट, बाय 2 वॉर 2.5 फ्रंट की हमारी कैपेबिलिटी है, और हम कई सालों से इसके ऊपर कार्रवाई करते आए हैं, हमारी जो प्लान्स हैं इसके ऊपर निर्भर हैं। लेकिन सर फौज के कुछ लोगों ने मुझे बताया कि चाइना हमेशा ऐसे करता है कि वो शुरुआत में बिना बताए सरप्राइज में 2 कदम 4 कदम आगे चला जाता है, फिर आप जो एंगेजमेंट की बात कर रहे थे, एंगेजमेंट से डिसएंगेजमेट और डी-एस्केलेशन के लिए वो 2 कदम पीछे चला जाता है, तो भी 2 कदम का फायदा वो कर ही लेता हर बार। नहीं विजय जी, आप समझे नहीं फिर बात को। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि आप जब एंगेजमेंट और डिटरेंस का टाइम चल रहा है तो आप ढीले पड़ जाएंगे, नहीं, आप चौकन्ने हैं, आप उस वक्त चौकन्ने रहते हैं, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्यों नहीं, पहल कौन करता है। कहने का मतलब ये है, जो देश कोई अगर हमला करना चाहता है तो वो इनिशिएटिव, वो सीजिंग जो ऑपरेशंस होते हैं, सीजिंग इनिशिएटिव, उस पहलू के जो ऑपरेशन होते हैं वो खुद लॉन्च करता है। और ये नहीं कि दूसरी जो साइड अगर हम करते हैं तो चीन चुप करके बैठा होगा, अगर वो लॉन्च करता है हम ढीले बैठे होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, हमारे जिन लोगों से आपने डिस्कस किया है, चीन के जो एक्सपर्ट्स हैं, यकीनन उन्होंने आपको बताया होगा, ठीक बोल रहे हैं वो, लेकिन क्या वो इतना बता दूं कि जो फौज है वो चौकन्नी रहती है ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए। सर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने से कुछ बड़ा फायदा हुआ है हम सीडीएस से? देखिए हर चीज जो आती है, अभी कुछ देर उनको हुए बने हुए, तो एक जो सिनर्जी ये लेके आएंगे उसके लिए वक्त लगेगा। कोई भी इंस्टीट्यूशन जो होता है, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूएसए के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल 1946 या 7 के अंदर उन्होंने जॉइंटनेस का शुरू किया था, ठीक है ना। अभी देखिए जो गोल्ड वाटर निकल्स एक्ट है वो कहीं बाद में 80s में जाके आया है, उसके तहत एक्चुअल जॉइंटमैनशिप शुरू हुई है, तो देखिए कितना वक्त लगा। हमारे भी जो है आस्ता आस्ता है वो आगे चलेगा। एक्चुअली हमारा जो सिस्क है उसके नीचे हेडक्वार्टर जो आईडीएस का हमारा है, उसके नीचे काफी जॉइंटमैनशिप तैयार हुई है, लेकिन डॉक्ट्रिन्स का बनाना, ट्रेनिंग का करना, स्ट्रक्चर्स का बनाना, कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को तैयार करना, इनमें टाइम लगता है, वक्त लगता है। और मैं सिर्फ इसमें इतना कहूंगा कि इसमें प्रायोरिटीज ठीक होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जी सर, एक सवाल है मेरे मन में है, आप चाहें तो जवाब दे सकते हैं कि आपने जब आप वहाँ पर आर्मी चीफ रहे तो उस समय यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, आप कुछ समय नरेंद्र मोदी के साथ उस वक्त भी रहे। यदि दोनों प्रधानमंत्री के तौर पे क्या हम कंपेयर कर सकते हैं फौज के लेवल पर या विदेश नीति के लेवल पर? देखिए मैंने बोला मैं पॉलिटिकल लीडरशिप पे कभी कमेंट नहीं करता हूं, और खास करके प्रधानमंत्री जी से मैं दोनों के साथ में था, मनमोहन जी के साथ में भी, मोदी जी के साथ में भी। और हम नहीं विजय जी, देखिए देश चुनता है प्रधानमंत्री को, और मैं समझता हूं एक रिटायर्ड सोल्जर होने के नाते हमें इनका आदर करना चाहिए, दोनों का आदर करना चाहिए, और दोनों की तुलना नहीं करनी चाहिए। मेरा ये सोच विचार है, इस करके मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहूंगा। मैं दोनों की इज्जत करता हूँ जी, बहुत इज्जत करता हूँ, हम लोग दोनों की बहुत इज्जत करते हैं, ऐसा कोई नहीं उसमें वो बात नहीं है। आखिरी सवाल, क्या बिना अंडरमाइन किए, बिना हम अपनी ताकत को कमजोर किए आज हम पूरे मुकाबले में हैं, और जंग यदि हो जाती है तो हम ही जीतेंगे,
ये भरोसा हम रख सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मुझे कोई शक नहीं है। मुझे फौज के हर जवान के ऊपर, हर एनसीओ जेसीओ ऑफिसर के ऊपर इतना भरोसा है, और मैंने इतने करीब से उनको देखा है कि अगर चीन ये करेगा तो पछताएगा। उसके जो सपने हैं ग्लोबल पावर बनने के, वो कम से कम 15-20 साल पीछे चले जाएंगे, मैं तो ये कहता हूँ जी। और मुझे लगता नहीं है कि चीन करेगा। वो सूझबूझ का इस्तेमाल करेगा, और ताकत हमारे जवानों में है, हमारा कॉम्बैट पावर इतना है उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। शायद इसीलिए ऐसे जनरल को सोल्जर कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल विक्रम सिंह, आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, मेरा ज्ञानवर्धन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप हमारे साथ बने रहिए। सत्य हिंदी पर खबरों का सिलसिला और सच जानने का एक सिलसिला चलता रहेगा। खुश रहिए, खुश रखिए, अपना ध्यान रखिए और उनका ध्यान रखिए जो आपका ध्यान रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।